Good morning everyone. Students, today we are going to start the next topic of our syllabus, that is controlling. Before controlling we have discussed about the directing. Directing depends upon the controlling. Controlling is also one of the function of management. Every manager needs to perform it all the time in the organization so that it is able to achieve the organizational goal on time. Controlling क्या होता है? Controlling, if we talk about the process of controlling, first is setting the standards. Standards क्या होंगे? Standards means the actual criteria against which our performance would be measured. वो criteria जिसके against हमारी performance measure की जाएगी उसको बोलते हैं standard. Like मैंने कहा कि एक वर्कर को पूरे दिन में 10 यूनिट बनानी है, तो 10 यूनिट इज हिज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. 10 यूनिट उसको बनानी है. वो 10 यूनिट क्या है? उसकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है. ठीक है, मैं ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर लेंगे ना इन ब्रीफ, तो हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी. स्टैंडर्ड मैंने बताया कि ये एक क्राइटेरिया होता है जिसके अगेंस्ट हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है. इसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है, लाइक मैंने कहा था वर्कर से कि 10 यूनिट्स बनाना. ठीक है, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकता है उसने 10 से ज़्यादा यूनिट बना दी हो या 10 से कम भी बना सकते हैं. ठीक है, 10, मोर देन 10 और लेस देन 10. तो सपोज करो अगर उसने बनाई है 9 यूनिट्स, तो 9 यूनिट्स जो है वो क्या होगी? एक्चुअल परफॉर्मेंस. ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद डिजायर्ड परफॉर्मेंस. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. ठीक है, देखो एक्चुअल क्या थी? 9 यूनिट्स. मैंने उसको टारगेट कितने का दिया था? 10 यूनिट्स का. तो जब मैं कंपेयर करूंगा दोनों को तो मुझे पता चलेगा कि 1 यूनिट कम बनी है. ठीक है, 1 यूनिट कम बनी है. तो द डेफिशिएंसी इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू डिजायर परफॉर्मेंस. मैंने जितना सोचा था उससे एक्चुअल काम कितना कम हुआ है. तो जो वो गैप होगा उसको बोलते हैं, 1 यूनिट का जो यहाँ पर गैप आ रहा है उसको बोलेंगे डेविएशन. क्या बोलेंगे? डेविएशन, या फिर डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं. डेफिशिएंसी या डेविएशन. ठीक है, अब ये डेविएशन जो होती है ना, ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. कैसे? देखो यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मैंने उसको कहा था कि 10 यूनिट बनानी है, लेकिन उसने 9 यूनिट बनाई. 1 यूनिट जो कम बनी है वो क्या है? नेगेटिव डेविएशन है. वो पॉजिटिव भी तो हो सकती है, 9 की जगह वो 11 भी तो बना सकता था. तो एक जो ज़्यादा बनेगी वो क्या होगी? पॉजिटिव डेविएशन होगी. पॉजिटिव डेविएशन होगी. तो जब डेविएशन पॉजिटिव होगी हमें कोई चिंता करने की बात नहीं. मैंने तो उसे 10 कहा था, उसने 11 बना दी, ज़्यादा बनाई है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बट अगर उसने कम बनाई है देन माई ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स टारगेट ऑन टाइम. ठीक है, वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि वर्कर्स काम नहीं कर रहे. तो हियर वी नीड टू टेक करेक्टिव एक्शंस. हमें क्या लेना होगा? करेक्टिव एक्शंस लेना होगा. लेकिन भैया करेक्टिव एक्शन के लेने से पहले हमें ये भी तो देखना होगा कि कमी कहाँ रही. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज डेविएशंस. पहले हमें रीजंस तो फाइंड आउट करने होंगे ना. तो रीजंस फाइंड आउट करेंगे. तो रीजन को फाइंड आउट करने के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं एनालाइजिंग डेविएशन. एनालाइजिंग डेविएशन अभी हमें डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. एनालाइजिंग डेविएशंस में एनालाइज करते हैं हम, उसकी क्रिटिकल स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से ये डेविएशन अराइज हुई है. फिर जब हमें उन रीजंस का पता चल जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन. क्या हुआ? टेकिंग करेक्टिव एक्शन. सपोज करो कि भाई ये जो 1 यूनिट कम बनी है, ये हमारा जो वर्कर है वो इतना ट्रेन नहीं है, तो ट्रेनिंग इज द रीजन. तो हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे. ट्रेनिंग देना ही क्या है? करेक्टिव एक्शन. ट्रेन जब हमारा एम्प्लॉय हो जाएगा तो वो 10 की 10 यूनिट पूरी बनाएगा, तो डेविएशन आएंगी ही नहीं.
तो ये सारा होता है कंट्रोलिंग। ठीक है बेटा, ये छोटा सा एक प्रोसेस है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग प्रोसेस जो होता है उसी पर बेस हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। देखो, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ setting standards for the performance and comparing the actual performance with desired performance and taking corrective actions if needed। अगर जरूरत है तो corrective actions लेना so that organizational goals are achieved as per the plans। ठीक है, तो मतलब प्लान के अकॉर्डिंग ही काम होना है, कंट्रोलिंग है। प्लान के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, काम करना है, जैसे सोचा था काम वैसे ही हो। व्हाट इज दिस? दिस इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग की डेफिनेशन यहाँ से भी हो सकती है। कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities are taking place in the organization as per the plans। जैसे मैंने प्लान्स बनाए वैसे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम हो रहे हैं, वो क्या है, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अब पता चला कंट्रोलिंग क्या होता है। हाँ भाई, कंट्रोलिंग हो जाएगा ना, डेफिनेशन इजी है, मुश्किल तो नहीं है। तो अगर हम बात करें इसके फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, या फिर हम बात करें नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, तो मैंने कहा बेटा चाहे जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, वेदर इट इज प्लानिंग, वेदर इट इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, देयर आर टू फीचर्स विच आर कॉमन इन ऑल द फंक्शंस। दो फीचर्स तो सब में ही क्या है, कॉमन है। कौन कौन से हैं वो? कॉन्टिन्यूअस और परवेसिव। कौन कौन से हैं? कॉन्टिन्यूअस और परवेसिव। सारे ही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, बिकॉज इफ एनी one function is skipped by the manager, the entire organization will stop या the entire organization will suffer। क्योंकि हर एक फंक्शन, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोसेस, तो मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है जिसमें हमें सीरीज ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट जो फीचर है वो है गोल ओरिएंटेड फंक्शन। भाई मैं कंट्रोलिंग क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम परफॉर्मिंग कंट्रोलिंग, या वाई आई नीड टू परफॉर्म कंट्रोलिंग इफ आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मैंने इतना सारा लंबा चौड़ा आपको ये प्रोसेस बताया। ये प्रोसेस मैंने क्यों फॉलो किया? ये प्रोसेस मैंने इसलिए फॉलो किया कि जो मेरे लक्ष्य हैं, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे टारगेट्स हैं, या जो मेरा स्टैंडर्ड है, मैं उसको फॉलो करूं, उसको अचीव कर लूं एज पर द प्लान्स। यानी कि देयर मस्ट बी नो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। डिजायर परफॉर्मेंस जैसी है वैसी ही एक्चुअल होना चाहिए। जो मैंने सोचा है काम बिल्कुल हूबहू वैसा ही हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलिंग परफॉर्म करता हूँ। तो कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज एवरी मैनेजर नीड टू perform it so that the organizational goals are achieved effectively and efficiently as per the plans laid by the top level management। top level management के जो भी टारगेट्स हैं, जो भी प्लान्स है, वैसे ही काम हो, इसके लिए मुझे कंट्रोलिंग करना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसके पीछे एक गोल है। गोल क्या है कि प्लान्स के अकॉर्डिंग ही काम हो। कॉन्टिन्यूअस का मैंने बताया आपको कि एवरी मैनेजर नीड टू परफॉर्म इट कॉन्टिन्यूअसली ऑल द टाइम throughout the life of the organization। Next is all pervasive। Controlling is a pervasive function। All levels of management, whether it is top level management, whether it is middle or lower, every manager has a responsibility to perform control over their activities or over their individual plans। उनके खुद के भी तो plans हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई top level management ने plan बनाया है, ठीक है, कोई टारगेट सेट किया है, तो लोअर लेवल जो मैनेजमेंट के होंगे, मिडिल लेवल, वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने खुद के प्लान्स भी बना सकते हैं। तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। इस साल आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन when schools reopens। लेकिन अभी हम जो हमारा मेन सिलेबस है हम उसी को डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर्स में। तो ये रिलेशनशिप ही एक तरीके से, बट हम वहाँ डिस्कस नहीं करेंगे वो, हम सिर्फ इसको कंट्रोलिंग के कंटेक्स्ट में ही अब डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। देखो, कंट्रोलिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं?
ताकि कोई डेविएशंस ना आए, फ्यूचर में कोई डेविएशन ना आए। डेविएशन मीन्स डिफरेंस, किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। मैंने किसी वर्कर से कहा 10 यूनिट बनानी है, लेकिन उसने 9 बनाई, तो डेविएशन 1 यूनिट कम बनी, उसको डेविएशन बोलेंगे। वो नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव डेविएशंस ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं? परफॉर्म। डेविएशन जब हम काम करेंगे तब आएगी ना, यानी कि फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कोई भी डेविएशंस ना आए, इसलिए हम कंट्रोलिंग जो है परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ हम टेकिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन क्यों लेते हैं? टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। क्यों लेते हैं हम करेक्टिव एक्शन? कि ये जो डेविएशन है इनको एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है, इनको हटाया जा सके, नेगेटिव डेविएशंस ना आए। तो फ्यूचर की बात हो रही है ना, कि फ्यूचर में कभी भी नेगेटिव डेविएशंस ना आए, फ्यूचर में कभी भी हमारे जो टारगेट्स हैं उनके हिसाब से, मतलब प्लान्स के हिसाब से ही काम हो, उसमें कोई डेविएशंस ना हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रैक से डिरेल्ड ना हो, डाइवर्ट ना हो, उसी ट्रैक पर चलती रहे। तो उसके लिए हमें कंट्रोलिंग परफॉर्म करना होता है। इसीलिए तो कंट्रोलिंग क्या हुआ? फॉरवर्ड लुकिंग। अब कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? देखो भाई, हम कभी कोई प्लान बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया आपको कि भाई मैंने वर्कर को कहा था 10 यूनिट्स बनाने के लिए, उसने कितनी बनाई? 9, एक कम बनाई, डेविएशन आ गई। एक डेविएशन किसकी वजह से आई थी? हमारे एम्प्लॉय की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी, उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो रीज़न मैंने फाइंड आउट किया, मेरे पिछले प्लेन्स में क्या कमी रह गई, क्यों मेरा ये टारगेट पूरा नहीं हुआ। मैं बैकवर्ड लुक करूँगा, बैकवर्ड देखूंगा कि पिछले प्लेन्स में या पिछले स्टैंडर्ड्स में क्या कमी थी जो पूरे नहीं हो पाए, और वो अब आगे फ्यूचर में ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है, देखते हैं व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सच डेविएशंस, और उन रीजंस को एलिमिनेट करने के लिए, उन डेविएशंस को एलिमिनेट करने के लिए ही करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। करेक्टिव एक्शन ताकि फ्यूचर में ना हो। क्या रीजंस थे पहले टारगेट्स में या पहले प्लान्स में या पहले स्टैंडर्ड्स में? तो कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। पिछले टारगेट्स में क्या कमी रहेगी? बैकवर्ड लुकिंग। आगे कभी ये डेविएशंस ना है, फॉरवर्ड लुकिंग। क्लियर है बेटा? ठीक है। सो नाउ वी शैल प्रोसीड टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखो, जब भी हमारे ऊपर कंट्रोल होता है ना, या फिर हमारे ऊपर थोड़ा क्लोज चेक होता है हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, अगर पेरेंट्स हमारे ऊपर निगरानी रख रहे होते हैं तो हम पढ़ाई ढंग से कर रहे होते हैं। जैसे ही पेरेंट्स की आँख हटी हमारे ऊपर से, हम मोबाइल में लग जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम कंट्रोलिंग ढंग से परफॉर्म करेंगे, हर एक मैनेजर अपने पार्ट पर अच्छे से इसको परफॉर्म करेगा, तो वहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें ऑर्डर और डिसिप्लिन होता है। सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग फॉलोड बाय ऑल द मैनेजर्स, बाय ऑल द एम्प्लॉइज ऑल द टाइम, ठीक है। और देयर इज, कह सकते हैं कि लेस रिक्वायरमेंट ऑफ पेनल्टीज। पेनल्टीज़ की भी रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, क्योंकि जब उन्हें पता है कि हमारे ऊपर क्लोज चेक रखा जा रहा है हर एक एक्टिविटीज़ की, जब कभी हम गलती करते हैं वहीं हमें टोका जाता है, तो फिर पेनल्टीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम वैसे ही होगा जैसे हम चाहते हैं। जैसे रूल्स, रेगुलेशंस, प्लान्स हमने बना दिए, वैसे ही काम हो रहा है। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? देखो, ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टैंडर्ड है, मैंने कहा कि 10 यूनिट बनानी है। अब 10 यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। किसी भी वर्कर की परफॉर्मेंस को किससे में कंपेयर किया जाएगा? 10 से, कि उसने 10 बनाई है, उससे ज़्यादा या कम। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया जिसके अगेंस्ट हर एक वर्कर की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, उससे कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग परफॉर्म करने के बाद भी कोई भी वर्कर 10 यूनिट बना ही नहीं पा रहा, कोई भी वर्कर 10 यूनिट नहीं बना पा रहा है इन ए गिवन टाइम पीरियड। तो इसका मतलब क्या हुआ यार? कोई एक तो बनाता, किसी ने भी नहीं बना पाए। बहुत सारे मेरे पास स्किल्ड ट्रेंड वर्कर्स भी थे, उन्होंने भी ये टारगेट्स अचीव नहीं किए। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि मेरे जो टारगेट है, मेरा जो स्टैंडर्ड मैंने फिक्स किया है, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये मैंने या तो ज़्यादा रख दिया है, उनकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल के हिसाब से ज़्यादा उतना काम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या फिर इसके रिवर्स सिचुएशन हो सकती है
मैंने 10 यूनिट रखी, सबने 10 से ऊपर बनाई है, सबने, किसी ने 12, किसी ने 15, किसी ने 13, किसी ने 11, ठीक है, सबने ही ज़्यादा बनाई है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं, मैंने कम रखे हैं, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो जब मैं कंट्रोलिंग परफॉर्म करूँगा तो मुझे अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी मैं जज कर पाऊँगा, उनकी एक्यूरेसी का मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो स्टैंडर्ड मैंने फिक्स किए हैं वो ठीक हैं या कुछ उसमें गड़बड़ है। तो अगर उसमें गड़बड़ होती है तो मैं क्या करता हूँ, रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स, रिवीजन मतलब उनको चेंज करता हूँ। अब वो डाउनवर्ड रिवीजन भी हो सकता है और अपवर्ड रिवीजन भी हो सकता है। डाउनवर्ड मतलब 10 से 8 कर देना, अपवर्ड मतलब 10 से 12 कर देना, एज द सिचुएशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, या एज द सिचुएशन परसिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम इनको चेंज करते हैं। दैट्स हाउ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो मैंने जैसे कहा कि कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, बिकॉज कंट्रोलिंग इज नीड टू बी परफॉर्म सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स टारगेट्स ऑन टाइम, अचीव इट्स टारगेट्स एज पर द प्लान्स एंड देयर इज नो डेविएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेविएशन होगी ही नहीं, ठीक है। तो अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कंट्रोलिंग हेल्प करती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता, ठीक है बेटा। तो अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में हेल्प करती है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स बिकॉज कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट देयर इज नो स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मैनेजमेंट कीप्स अ क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर। हम कंट्रोलिंग के थ्रू हर एक वर्कर की एक्टिविटी पर एक क्लोज चेक रखते हैं कि कहीं पर भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी वो खाली नहीं बैठना चाहिए, या कहीं पर भी वो ऐसा काम ना कर रहा हो जो ज़रूरी नहीं है करना, ठीक है। तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है वहाँ पर, टाइम, एफर्ट एंड मनी एंड ऑल द रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर यूज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर इफ़ वी परफॉर्म कंट्रोलिंग। क्योंकि जब हमारे ऊपर क्लोज चेक होता है ना, हमारी एक्टिविटीज़ जो है, हर एक एक्टिविटी अंडर ऑब्जर्वेशन रहती है, तो हम हर एक काम को बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं, ठीक है। तो वो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं कि व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर well known in advance that what are the standards of performance against which their performance would be measured, and what are the expectations of the organization from us, what organization is expecting us to do, हमें क्या करना है, ऐसी क्या उम्मीद है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हमसे। तो ऑर्गेनाइजेशन हर एक एम्प्लॉय को एडवांस में बता देती है कि उनके क्या स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने कहा कि 10 यूनिट्स बनानी है, तो जब वर्कर को पता होगा कि 10 यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उससे ज़्यादा मैं काम करूँगा तो एफिशिएंट वर्कर बन जाऊँगा, उससे कम करूँगा तो इनएफिशिएंट वर्कर, जैसे हम डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। तो हर एक एम्प्लॉय मोटिवेट होगा टू चेज दैट टारगेट। लेकिन अगर ऐसा कोई टारगेट मैंने फिक्स ही नहीं किया तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कितना करना है, किसके अकॉर्डिंग मेरी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा, तो वहाँ पर फिर मोटिवेशन नहीं आता एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो कंट्रोलिंग में तो हम सब कुछ पहले ही स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। पहला प्रोसेस में पहला पॉइंट ही है सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज दे आर known well in advance that what are the standards of performance against which the performance would be measured. Next is facilitating coordination. Through controlling, we make a division of total work in such a manner that each and every worker work in a desired manner, और उसको एक standard performance हम allocate कर देते हैं, ठीक है। standard performance एलोकेट करना मतलब उसको हर एक एम्प्लॉय को एक काम दे देते हैं कि आपको वही काम करना है, ठीक है। जैसे मेरे को स्कूल के अंदर बोला जाता है कि आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ानी है इस टाइम पर 11th में, इस टाइम पर 12th में, तो मैं उसी टाइम पर जाकर अपना काम करूँगा और हर एक टीचर ऐसे ही काम करे तो पूरा दिन ढंग से ही काम होता रहेगा, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद वो आएगा। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टोटल जो वर्क है वो सारे एम्प्लॉयज़ को पहले ही बता दिया जाता है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस उनको पहले ही क्लियर कर दिए जाते हैं कि उनको क्या करना है। तो सब जब अपना अपना काम करेंगे तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल विल वर्क स्मूथली इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर। ए मैनेजर इज ऑल्सो एबल टू अचीव द कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट्स वाई कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। तो ये बेटा हमारे इंपॉर्टेंस थे। इसके बाद एक टॉपिक और रह गया, दैट इज प्रोसेस ऑफ
कोऑर्डिनेशन उसका मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो आपको दे ही दिया है, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।